2014 में एक्चुअल सिचुएशन क्या बनी थी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये दावा किया था कि हम जो है आपको सपोर्ट देंगे पीडीपी को, आप अलायंस ना कीजिए। क्या वजूहात हो सकती है कि बीजेपी ने कोई भी अपना कैंडिडेट जो है कश्मीर से नाम जाहिर नहीं किया इस सियासत को लेकर या फिर पार्लिमानी नशस्त को लेकर? बीजेपी ने मैदान से बाहर रह के दूसरों को सपोर्ट करने का फैसला किया। किस को सपोर्ट करने का फैसला? रजौरी पुंछ में तो फिलहाल महबूबा मुफ्ती को सपोर्ट किया जा रहा है और खुलेआम किया जा रहा है। बीजेपी आपने बाकी पार्टियों की बीजेपी वाले मदद कर रहे हैं, चाहे अनंतनाग में पीडीपी की, यहाँ पे अल्ताफ बुखारी साहब की, वहाँ पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस की। हम ही हैं जो रह गए हैं मैदान में। कांग्रेस का सहारा लेने की क्या ज़रूरत पड़ी? नहीं, कांग्रेस का सहारा नहीं ले रहे हम। कुछ सियासतदान ऐसे हैं जो टूरिस्ट कहते हैं, तो किस तरीके से देखें? वो तो हम सब जानते हैं कौन कहता है, लेकिन मजाक की बात। सभी सोच रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ने आखिरकार नॉर्थ क्यों चुना, हालांकि वहाँ पे एक जो एकजुट दिखाई दे रही है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस। तो क्या लगता है आपको, क्या कुछ ग्राउंड की सिचुएशन बनी? ये बार बार टूरिस्ट कहता है, वही अब जोली फैला के जो है दूसरों के सामने भीख मांग रहा है कि कहीं उसकी इज्जत बचाई जाए। हर किसी के पास जाके कहता है कि मुझे बचाओ, मुझे इलेक्शन जितवाओ। एलजी इंतज़ामिया क्या निज़ाम सही तरीके से चला रही है? अगर चला रही है तो 10 में से कितने पॉइंट्स देंगे? नजात दे। अगर किसी दिन एलजी साहब खुद चल रहे हों तो फिर आधा दिन हमें ट्रैफिक जाम में बंद किया जाता है, क्योंकि हमारे बेताज बादशाह साहब जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। जहाँ नरेंद्र मोदी की एक स्पीच सामने आई जिसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए एक स्पीच दी, उसको किस नज़रिए से देखते हैं? किस नज़रिए? हालात बिल्कुल ठीक है, मगर कुछ दिनों से, कुछ वक्त से जो है टारगेट किलिंग एक बार फिर से नज़र आ रही है कश्मीर घाटी में, जम्मू कश्मीर में। क्या कहेंगे? कश्मीर अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रही है। आपको नहीं लगता कि पीडीपी और एनसीपी कहीं ना कहीं एक साथ जुड़ जाते तो कहीं ना कहीं जो हम तो जुड़ने के लिए तैयार थे। अब तो सीएम का फेस एनसी से कौन हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हो द टाइपराइटर और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात बने हैं और जिस तरीके से इस वक्त मौजूदा हालात चल रहे हैं, कई सारी पार्टियां जो है वो दावा कर रही हैं कि हम कश्मीर में हालात बेहतर कर सकते हैं। पार्लिमानी नशस्त को अगर लेकर बात करें तो कई चीज़ें जो है वो आया हो रही है। इस वक्त के हमारे मेहमान हैं उमर अब्दुल्ला, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर हैं। उमर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीधा सवाल रहेगा, इस वक्त जो मौजूदा हालात बने हैं, पार्लिमानी नशस्त की एक लड़ाई इस वक्त बड़े पैमाने पे चल रही है और तमाम पार्टियां जो है मुख्तलिफ दावे कर रही हैं, किस तरीके से देखेंगे इस मौजूदा सिचुएशन को? ये हालांकि इलेक्शन लगातार होते आए हैं यहाँ पे, लेकिन इस इलेक्शन की अहमियत बाकी इलेक्शनों से मुख्तलिफ है जी, क्योंकि 2019 अगस्त के बाद ये पहला बड़ा इलेक्शन है और इस इलेक्शन में एक एक सियासी सूरत हाल देखने को मिल रहा है, जहाँ के बीजेपी जो है इस बार खुल के मैदान में नहीं उतरी है, ख़ासकर कश्मीर की वादी में। मुझे 2019 का याद है, हर सीट पे उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, लेकिन इस बार नहीं है। लेकिन वो मैदान से पीछे नहीं हटे हैं, अभी भी इलेक्शन में कहीं ना कहीं दखल देने में उनका रोल जो है वो सामने आ रहा है। अभी आज ही इलेक्शन कमीशन के हवाले से अनंतनाग रजौरी सीट को पोस्टपोन करने की बात की जा रही है। उसमें भी अगर आप देखें तो जिनके रिप्रेजेंटेशंस को लेके हुकूमत से सवाल किया हुआ है, उसमें सबसे ऊपर रविंद्र रैना साहब का नाम है। हालांकि अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट्री सीट में उनका उम्मीदवार है नहीं। तो मतलब अपने आप में, हालांकि जैसे मैंने कहा इलेक्शन तो रूटीन में हो रहा है, लेकिन ये रूटीन इलेक्शन है नहीं और ना हम इसको सर लाइटली ले रहे हैं। क्या लगता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस वक्त एक दबाव सा बनाने की कोशिश की जा रही है? अगर की जा रही है तो किसकी बुनियाद पर की जा रही है? वो तो जाहिर सी बात है की जा रही है। जैसे मैंने कहा, अब जिस इलेक्शन मतलब जिस रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं, उसमें 2 ऐसी पार्टियां शामिल हैं जिन्होंने इस सीट में अपना उम्मीदवार उतारा नहीं है।
और फिर एक ऐसी पार्टी को दो बार उसका वहाँ पे जिक्र किया गया है, एक पार्टी के हवाले से, एक पार्टी के सदर के हवाले से। तो कोशिश ये की जा रही है जैसे कि बहुत बड़ा चढ़ा के जो है उम्मीदवार उस सीट को पोस्टपोन कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सही है नहीं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुल के कहा है कि हम इस इलेक्शन को पोस्टपोन होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। और मतलब एक बहुत ही बड़ा तबका वोटरों का जो है ये उनके साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि रजौरी पुंछ में माल मवेशी पालने वाले बहुत लोग हैं जो कि गर्मियों के महीनों में खाना बदोश जो कि ऊपर के इलाकों में जाते हैं जानवरों को लेके, उनका जो है वोट उनसे छीना जाएगा। तो जाहिर सी बात है उनको खामोश करने के लिए और सियासी तौर उनको बिल्कुल मतलब नज़रअंदाज करने के लिए ये साजिश जो है रचाई जा रही है। इस वक्त अगर देखें तो पीडीपी और एनसी की एक टक्कर चल रही है। जहां पे बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाना था, वहां पे आज एनसी और पीडीपी की आपस में तनकीद चल रही है। 2014 की जो वो हालात हैं, ज़्यादा माजी में नहीं जाएंगे, हमेशा माजी के सवाल सारे करते हैं आपसे। 2014 में एक्चुअल सिचुएशन क्या बनी थी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये दावा किया था कि हम जो है आपको सपोर्ट देंगे, पीडीपी को आप अलायंस ना कीजिए? उस वक्त ख़बरें ये आ रही थी कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब जो पीडीपी के सदर थे, नतीजों के बाद जबकि उनको अपनी मेजॉरिटी नहीं मिली और ये मतलब देखने को मिला कि कहीं ना कहीं से अलायंस की गवर्नमेंट बननी है, तो मुफ्ती साहब तो बम्बई में बैठे थे, वो यहाँ थे नहीं। लेकिन बात बाहर आई कि उन्होंने अपना एक नुमाइंदा जो है बीजेपी के साथ बातचीत करने के लिए जो है वो मुकर्रर किया है। और हम ये जानते थे कि बीजेपी का जम्मू कश्मीर में आना जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा। हमने उस वक्त कोशिश की थी और पहले तो एक आप उसको एक मीडिएटर ही समझ लीजिए, एक ऐसे शख्स जो मतलब सबके साथ उनका एक रिश्ता था, उनके ज़रिए हमने मुफ्ती साहब को एक पैगाम पहुंचाया कि आप ये ना करें, अगर हुकूमत बनानी ही है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है इसमें अनकंडीशनली आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हम कुछ नहीं मांगेंगे, हम गवर्नमेंट में हिस्सा भी नहीं लेंगे और आप हुकूमत बनाइए, शौक़ से 6 साल हुकूमत करिए, बस सिर्फ बीजेपी को इस हुकूमत में ना लाएं। तो वहाँ से जवाब आया और मतलब खुलेआम, ये नहीं कि कोई मतलब उसी मीडिएटर के थ्रू, लेकिन खुलेआम ये कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कोई मायने नहीं रखती क्योंकि उन्होंने रिटर्न कोई चीज़ भेजी नहीं। तो फिर हमने चिट्ठी के ज़रिए यही बात उनको कमिट की कि आप बीजेपी के साथ मतलब एक सियासी रिश्ता ना बनाएं, बेहतर यही होगा कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के तरफ से बिना किसी शर्त जो है हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, बनाइए हुकूमत। लेकिन उस वक्त हमें ताने दिए गए, हमें कहा गया था कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जो है ये इक़्तिदार के भूखे हैं, ये पिछली दरवाजे से आके हुकूमत में जो है शामिल होना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम ही खामोश बैठेंगे। अगर उस वक्त हमारी बात को नज़रअंदाज नहीं किया गया होता तो शायद हम आज यहाँ पे नहीं होते जहाँ पे हम अपने आप को पाते हैं। इस वक्त बीजेपी जिस तरीके से नियम चला रही है, क्या वजूहात हो सकती है कि बीजेपी ने कोई भी अपना कैंडिडेट जो है कश्मीर से नाम जाहिर नहीं किया इस सियासत को लेकर या फिर पार्लिमानी नशस्त को लेकर? खुद तो जीत नहीं सकते थे, वो तो जाहिर सी बात है, बीजेपी वाले भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो ये इलेक्शन जीतते नहीं। यहाँ तक कि कम से कम श्रीनगर और बारामूला सीट में तो उनके उम्मीदवार अपनी ज़मानत भी नहीं बचा पाते। अनंतनाग में शायद वो चांसेस वो मतलब फ़ाइट में तो आ ही जाते हैं, जिस तरह उन्होंने कुछ मतलब इक़दाम उठाए थे, कुछ फैसले लिए थे, खासकर रिजर्वेशन को लेके। हमें उस वक्त लग रहा था कि हमारा मुकाबला अगर होगा तो बीजेपी से होगा, लेकिन बीजेपी ने मैदान से बाहर रह के दूसरों को सपोर्ट करने का फ़ैसला किया। किस को सपोर्ट करने का फैसला? रजौरी पुंछ में तो फ़िलहाल महबूबा मुफ्ती को सपोर्ट किया जा रहा है और खुलेआम किया जा रहा है। बीजेपी, आपने पिछले दिनों सैयद मुश्ताक बुखारी का बयान देखा होगा, उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा है कि उनका सपोर्ट बीजेपी को है। उसके बाद मुर्तज़ा खान साहब हैं जो एक्स MLC हैं, उन्होंने भी कहा कि हालांकि वो बीजेपी की मदद करना चाहते थे क्योंकि बीजेपी मैदान में है नहीं, तो बीजेपी के बजाय
वो महबूबा मुफ्ती को अपना सपोर्ट जो है करने का ऐलान कर रही हैं। यहाँ पे श्रीनगर में अल्ताफ़ बुखारी की पार्टी की मदद हो रही है, और बारामूला पार्लिमानी हलके के लिए ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ये मतलब ये कोई छुपी बात है नहीं, ये तो सब जानते हैं। मगर जब भी पीडीपी से पूछा जाता है तो वो हमेशा कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब किसी के इशारों पर नाच रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। अगर हमें सपोर्ट मिल रहा होता तो मुश्ताक बुखारी साहब ने हमारे हक़ में ऐलान किया होता। आखिरकार सपोर्ट मिलने का कहीं तो दिखना चाहिए ना। ये ठीक है, आप मतलब इल्ज़ाम तो आप लगा सकते हो, लेकिन इल्ज़ाम को साबित करने के लिए उसके पीछे कुछ तो आपको दिखाना चाहिए। मैं तो सीधा सीधा आपको बीजेपी के साथ जुड़े हुए 2 लोगों के बयान दे रहा हूँ जिन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा है कि वो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन मदद महबूबा मुफ्ती की करेंगे। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? पीडीपी कहती है कि इस बार के जो इंतखाबात हैं वो पानी, रोड और बिजली को लेकर नहीं बल्कि कश्मीरियों के एतमाद को लेकर हैं। किस तरीके से देखें? वो सही बात है, इस बात से इनकार कौन कर सकता है। मतलब जैसे मैंने कहा 5 अगस्त 2019 के बाद ये सबसे पहली बार इतना बड़ा इलेक्शन हो रहा है, और हम भी चाहते हैं कि लोग अपनी राय दें कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ सही हुआ या गलत हुआ। और अब तो ये साबित हुआ है कि बीजेपी कहीं ना कहीं बाकी पार्टियों की बीजेपी वाले मदद कर रहे हैं, चाहे अनंतनाग में पीडीपी की, यहाँ पे अल्ताफ़ बुखारी साहब की, वहाँ पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस की। हम ही हैं जो रह गए हैं मैदान में, जिनको बीजेपी का सपोर्ट नहीं है, जिनको मरकज़ की हुकूमत का सपोर्ट नहीं है। और अगर वाकई लोग 5 अगस्त 2019 के फ़ैसले से नाराज़ हैं और नाखुश हैं जी, तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि उनका वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों के हक़ में होगा। कांग्रेस का सहारा लेने की क्या ज़रूरत पड़ी? नहीं, कांग्रेस का सहारा नहीं ले रहे हम मुल्क भर में बीजेपी को छोड़ के वहाँ दूसरी हुकूमत कायम करने की कोशिश कर रहे हैं जी। और जो फ़िरका परस्त ताकतें बाकी मुल्क में जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ हम एक साथ आए। ये हमारी कोई मजबूरी नहीं थी। हम चाहते तो हम भी अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर की जो 6 सीटें हैं लद्दाख को जोड़ के हम भी अपने उम्मीदवार यहाँ उतार सकते थे मैदान में, लेकिन नहीं करना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि वोट तकसीम हो। तो हमारी लगातार कोशिश रही कि जम्मू में, उधमपुर में और लद्दाख में कांग्रेस की हम वहाँ मदद करें और वो जाके बीजेपी को हराएं, और उसके बदले में यहाँ पे इन 3 सीटों पे कांग्रेस जो है हमारी मदद करे, जो वो खुल के कर रहे हैं। मियां अल्ताफ़ साहब को साउथ से लड़ाना, इसमें क्या स्ट्रेटजी थी एनसी की? अब ये जो पार्लिमानी हलका बना डिलिमिटेशन के बाद, एक बहुत ही अजीब पार्लिमानी हलका है जी। क्योंकि आप देखें तो पहाड़ के दोनों तरफ यहाँ से अनंतनाग ज़िला, कुलगाम ज़िला, शुपियाँ ज़िला का आधा हिस्सा, आधा काट के श्रीनगर के साथ रखा हुआ है, और फिर पहाड़ के दूसरे तरफ रजौरी पुंछ की 7 सीटें। अब हम चाहते थे कि उम्मीदवार कोई ऐसा हो जो कि दोनों तरफ के लोगों को जोड़ के चले। नहीं तो आप देखें मैदान में वो उम्मीदवार हैं जो एक ही तरफ के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी तरफ उनका ज़्यादा कुछ है नहीं। मियां साहब एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके घरेलू ताल्लुकात, सियासी ताल्लुकात, रूहानी जो उनका एक है, इस हवाले से उनका एक गहरा रिश्ता है पहाड़ के दोनों तरफ, और यही वजह थी कि हमने उन्हें गुजारिश की। हालांकि 2019 के बाद मेरी तरह वो भी ज़्यादा इलेक्शन लड़ने में उनकी कोई ख़ास दिलचस्पी थी नहीं, लेकिन हालात को देखते हुए और ये देखते हुए कि वाकई कोई ऐसा पार्लियामेंट मेंबर बनना चाहिए जो कि पहाड़ के दोनों तरफ रहने वाले लोगों को जोड़ने का काम करे जी। हमने मियां अल्ताफ़ से गुजारिश की और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैदान में उतरे। सभी सोच रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ने आखिरकार नॉर्थ क्यों चुना, हालांकि वहाँ पे एक जो एकजुट दिखाई दे रही है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस। तो क्या लगता है आपको, क्या कुछ ग्राउंड की सिचुएशन बनी? ये
तंजीम का फ़ैसला था। मैंने उस वक्त कहा था कि जहाँ पे या तो मुझे अगर ना भी लड़वाना चाहें तो ठीक है, अगर लड़वाना चाहते हैं तो जहाँ से वो मुझे उठवाएं, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। शुरू में तो लग रहा था कि मैं श्रीनगर से लड़ूंगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये देखने को मिला कि मरकज़ की सबसे ज़्यादा कोशिश जो है तोड़ फोड़ और ये अजीब सी अलाइंसेस बनाने में, वो नॉर्थ कश्मीर में दिख रही हैं। और यहाँ तक कि जिस उम्मीदवार को हमने मैदान में उतारने का सोचा था, मैं पहले तो ये कहूँ कि शायद अगर असेंबली के इलेक्शन इन पार्लियामेंट इलेक्शंस के फ़ौरन बाद नहीं होता तो मैं इस बार मैदान में नहीं उतरता। जिस उम्मीदवार को हम नॉर्थ कश्मीर से उतारने के बारे में सोच रहे थे और यहाँ तक कि हमने शायद उनको तैयार भी किया था, वहाँ पे हमें ये दिक्कत आ रही थी कि अगर हम उनको पार्लियामेंट भेजते तो उनकी जगह असेंबली किसको लड़वाते। तो ये भी एक वजह थी। और फिर जैसे मैं बार बार कहता हूँ, वहाँ पे दिल्ली की जो साजिशें चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा नॉर्थ में देखने को मिल रही हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के तंजीम ने फ़ैसला किया कि मैं नॉर्थ से लड़ूँ। और वैसे भी अगर आप देखें, मेरा असेंबली हल्का जो है वो भी नॉर्थ में आया है। उसको भी श्रीनगर से काट के बारामुल्ला पार्लिमानी हल्के के साथ रखा। मेरा एक घरेलू रिश्ता है टंगमर्ग के साथ, मेरी दादी वहाँ से है, मेरा घर है वहाँ पे टंगमर्ग में। तो हर लिहाज से अगर आप देखें तो मेरा वहाँ लड़ना जो है वो कोई हैरानगी की बात तो है नहीं। हाल ही में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, उसमें आपने एक वर्ड सामने लाया है, आपको कुछ सियासतदान ऐसे हैं जो टूरिस्ट कहते हैं, तो किस तरीके से देखते? वो तो हम सब जानते हैं कौन कहता है, लेकिन मजाक की बात यह है कि जो मुझे बार बार टूरिस्ट कहता है वही अब जोली फैला के जो है दूसरों के सामने भीख मांग रहा है कि कहीं उसकी इज़्ज़त बचाई जाए। हर किसी के पास जाके कहता है कि मुझे बचाओ, मुझे इलेक्शन जितवाओ। अगर टूरिस्ट को हराने के लिए ये सब करना पड़ रहा है तो हम यही इसी नतीजे पे आएंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर समझ रहा है, नहीं तो उसको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जम्मू कश्मीर की आवाम ने बहुत कुछ सहा है और एक एतमाद, एक भरोसा जो सियासतदानों पे हुआ करता था, कहीं न कहीं वो टूट गया है। इस वक्त आपके नज़रिए में क्या लगता है कि कश्मीरी क्या चाहता है? एक आवाज़ जो कि उनको मिल नहीं रही है, और ख़ासकर 2019 के बाद वो चाहते हैं कि उनके जो जज्बात हैं, उनके जो ख़यालात हैं, उनकी तर्जुमानी हो। यहाँ पे अपनी हुकूमत तो हमें मिली नहीं। 2019 के बाद, 2018 के बाद यहाँ दिल्ली से जो बेताज बादशाह भेजे गए हैं उन्होंने हमारे ऊपर राज किया और यहाँ लोगों की बिल्कुल कहीं पे भी सुनवाई नहीं हुई। उसके साथ साथ 2019 के बाद हमें ऐसा लगा कि हमें बेइज्जत किया गया। हमारे बारे में फ़ैसले लिए गए लेकिन उन फ़ैसलों में हमसे कहीं पूछा नहीं गया, और उसका भी हमें बहुत ज़्यादा अफसोस भी है, गुस्सा भी है जी। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा लोग यही चाहेंगे कि उनको नुमाइंदे ऐसे मिलें जो कि न सिर्फ यहाँ पे बल्कि दिल्ली जाके उनके जज्बातों की तर्जुमानी करेंगे, न वो कि जो दिल्ली जाएं और वहाँ पार्लियामेंट के शोर शराबे में फिर खामोश हो जाएं। एलजी इंतज़ामिया क्या निज़ाम सही तरीके से चला रही है? अगर चला रही है तो 10 में से कितने पॉइंट्स देंगे? किस चीज़ को लेकर? एलजी इंतज़ामिया। जरा मैं कौन होता हूँ पॉइंट्स देने वाला? आम लोगों से पूछिए। मुझे नहीं लगता, माँ सिवाय वो लोग जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं या जिनको एजेंसियों की तरफ से बार बार लिफाफे मिलते हैं, उनको छोड़ के अगर आप आम लोगों की बात करें तो कौन मुतमईन है यहाँ? हमें झूठे वादे दिए जाते हैं, हमें कहा जाता है कि बहुत तरक्की हुई है, खाक तरक्की हुई है, स्मार्ट सिटी। हम श्रीनगर में बैठे हैं, बाकी तो रूरल एरियाज़ का हाल तो हम सब जानते हैं। श्रीनगर का हाल देखिए ना, यहाँ एक दिन बारिश पड़ती है तो दूसरे दिन हम सड़कों पर चलने के लायक नहीं रहते। 2 दिन बारिश होती है तो तीसरे दिन हम एयरपोर्ट नहीं पहुँच पाते। यहाँ ट्रैफिक का निज़ाम इतना ख़राब है
कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, जहां हमें 5 मिनट लगने चाहिए वहां हमें 50 मिनट लगते हैं। और अल्लाह नजात दे, अगर किसी दिन एलजी साहब खुद चल रहे हों तो फिर आधा दिन हमें ट्रैफिक जाम में बंद किया जाता है, क्योंकि हमारे बेताज बादशाह साहब जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। जहाँ हमारे दौर में हम ट्रैफिक लाइट पे रुका करते थे, जहाँ सबसे मुश्किल दौर में 96 के बाद जब फारूक साहब वज़ीर आला थे, मुझे याद नहीं है कि उनके लिए कभी रास्ते बंद किए गए हों। लेकिन आज जब ये लोग दावा करते हैं तो सारा कुछ इतना ठीक है, तब प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा यहाँ श्रीनगर में एलजी साहब के लिए सड़कें बंद की जाती हैं। तो क्या मार्क्स दें इनको ना, अब इन्होंने रखा ही किस क्या यहाँ पे जिस चीज़ पे हम मार्क दें। जिस तरीके से इस वक्त हालात बने हैं, कल आपकी एक बड़ी पैमाने पर रैली दिखी और कई सारे लोगों ने शिरकत की, तो लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस बार? 2 चीज़ें जी। एक तो लोग हमारी कामयाबी की दुआ करें कि हमें वो तौफीक दें कि हम यहाँ के लोगों के उम्मीदों के बराबर उतर आएँ और लोगों को इस दलदल से निकालने में कामयाब हों। और उसके साथ साथ ये उम्मीद की जाती है कि थोड़ी हिम्मत करें। 7 अगस्त को अनंतनाग की सीट पे, सॉरी अगस्त की मैं क्या बात कर रहा हूँ, 7 मई को यहाँ की सीट पे, 13 मई को श्रीनगर की सीट पे और 20 मई को बारामूला की सीट पे बढ़ चढ़ के लोग आएँ, अपने वोट का इस्तेमाल करें और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदों को यहाँ के लोगों के जज्बातों की तर्जुमानी करने के लिए दिल्ली भेजें। जिस तरीके से कई सारी बातें सामने आती है, इसमें एक रिलीजियस पे भी कई सारी बातें सामने आती हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी की एक स्पीच सामने आई जिसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए एक स्पीच दी, उसको किस नज़रिए से देखते हैं? किस नज़रिए से आप देख सकते हो ना, आप ये कहा गया कि अगर कांग्रेस की हुकूमत आई तो मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं को के गहने जो हैं वो भी महफूज नहीं रहेंगे। मुझे बताइए ना, अब इस मुल्क में 80% आबादी हिंदुओं की है, सिर्फ 14% आबादी मुसलमानों की है। आप मुझे बताइए ना, आप कहाँ से 80% को 14% से ख़तरा होगा? कहाँ से, कैसे? इस 14% को भी अपना पूरा हक नहीं मिला है। आप सरकारी नौकरियां देखिए, वहाँ 14% नौकरियां मुसलमानों को नहीं हैं। आप हिंदुस्तान की फ़ौज देखिए, उसमें मुसलमानों की पार्टिसिपेशन देखिए। आप हिंदुस्तान की जो वेल्थ है उसमें मुसलमानों की पार्टिसिपेशन देखिए। आप मुझे बताइए ना, अब हम कहाँ से जो है इस मुल्क में जो जिन लोगों की अक्सरियत है, हम उनके लिए कहाँ से ख़तरा बन के जो है सामने आ रहे हैं। बदकिस्मती से इलेक्शनों में इस तरह के बयान जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वोटर जो है वो और ज़्यादा सामने आए। जाहिर सी बात है कि पहले फ़ेज़ में बीजेपी और ख़ासकर वज़ीर आज़म साहब वो मुतमईन नहीं हैं अपनी कारकर्दगी से। ये भी अब देखने को मिल रहा है कि वोटर टर्नआउट से बीजेपी परेशान है, क्योंकि काफ़ी कम जो है बाकी मुल्क में जो है वोटर टर्नआउट देखने को मिल रहा है। तो ये बयान हमें उस हवाले से देखना है, लेकिन अफसोस है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हुकूमत में होते हैं तो वज़ीर आज़म साहब दावा करते हैं कि वो 140 करोड़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जब हुकूमत करते हैं तो कहते हैं कि मैं 140 करोड़ आबादी का वज़ीर आज़म हूँ, लेकिन जब इलेक्शन में तकरीर करते हैं तो इस 14% आबादी को जो है पूरी तरह से भूल जाते हैं। कहते हैं हालात बिल्कुल ठीक है, मगर कुछ दिनों से, कुछ वक्त से जो है टारगेट किलिंग एक बार फिर से नज़र आ रही है कश्मीर घाटी में, जम्मू कश्मीर में। क्या कहेंगे? कश्मीर घाटी में, जम्मू के तरफ भी पिछले दिनों रजौरी में टेरिटोरियल आर्मी के साथ जुड़े हुए एक नौजवान के भाई को जो है गोली मार के उसको हलाक किया। यहाँ पे भी वक्तन फ़वक्तन हम इस तरह के हमले देखते हैं। हमने तो हमेशा कहा है कि हालात नॉर्मल नहीं हैं, ना इतनी आसानी से नॉर्मल होंगे, लेकिन इस हुकूमत की एक बहुत बड़ी खासियत यह है कि ये बयानबाजी में जो है यकीन रखते हैं, और अक्सर बेशतर हमने ये देखा है कि इनके बयान जो हैं वो ज़मीनी जो हकीकत है उससे अलग हैं। जिस तरह माइनॉरिटीज़ को पिछले 3-4 सालों में निशाना बनाया है, मुझे जो है कम से कम अपने दौरे हुकूमत में इस तरह का
इस तरह के हमले जो हैं होते हुए मुझे याद नहीं है। इस वक्त एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से सपोर्ट एक दूसरी पार्टी को किया जा रहा है, यानी कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रही है, आपको नहीं लगता कि पीडीपी और एनसीपी कहीं ना कहीं एक साथ जुड़ जाते तो कहीं ना कहीं हम तो जुड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन अब जब सीट शेयरिंग होती है तो किसी फार्मूला के तहत की जाती है, और मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको समझाने में, लेकिन समझाना ज़रूरी है। जब डीडीसी के इलेक्शनों का ऐलान हुआ था, उस वक्त मेरे जो पार्टी के साथी हैं उन्होंने गुजारिश की थी कि हमें 2019 के पार्लिमानी नतीजों के बुनियाद पर डीडीसी के सीट बांटने चाहिए। उस वक्त पीडीपी और पीसी दोनों हमारे साथ थे। दोनों ने एतराज़ जताया, दोनों ने कहा कि 2019 के नतीजे पार्लियामेंट के जो हैं, आप उनका डीडीसी के साथ वो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। अगर डीडीसी का कंपैरिजन करना है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट्स में है, ये ग्रास रूट से जुड़ा हुआ है, आप असेंबली से करिए। इस बात के बावजूद कि 2014 के नतीजों पे अगर हम करते तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान होता, हमने मान लिया, हमने ये बात तस्लीम की। हमने कहा ठीक है, फिर 2019 छोड़िए, हम 2014 के असेंबली नतीजों के बुनियाद पे सीटों का बंटवारा करेंगे, और बिल्कुल वही हुआ। वो उस वक्त उनको ठीक लगा। अब जब 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन आते हैं, तो पार्लियामेंट इलेक्शन के सीट के बंटवारे का क्या बेसिस रहना चाहिए? जाहिर सी बात है, उससे पहले जो पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, बिल्कुल, तो 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन के नतीजों के बुनियाद पे हमने 2024 का फैसला किया। उसमें 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी, 3 बीजेपी के पास। तो हमने इंडिया अलायंस वालों को कहा कि ठीक है ना, ये 3 सीटें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं, ये हम लड़ेंगे। जो 3 सीटें बीजेपी के पास हैं, उनमें आप फैसला करिए कौन लड़ेगा। कांग्रेस ने वो 3 सीटें अपने पास रखी, तो इसमें हमारी क्या खता है? और जब हम ये फैसला कर रहे थे, उस वक्त भी मैंने कांग्रेस को कहा, मैंने कहा कि 6 सीटों में गुंजाइश कम थी पीडीपी को अकोमोडेट करने की, लेकिन असेंबली में 90 सीटें हैं। अगर इस इलेक्शन में इंडिया ब्लॉक की मदद पीडीपी करती है, तो आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए हम पीडीपी के साथ एक जो है एक अलायंस कायम करने के लिए हम गुंजाइश रखेंगे। उन्होंने हमारी बात मानी नहीं, और आज नतीजा ये है कि वो मैदान में इंडिया ब्लॉक के खिलाफ उतरे हैं। हमारा ब्लॉक तो इंटैक्ट है। मैं कांग्रेस का शुक्रगुजार हूँ, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद कर रहे हैं। मैं सीपीएम का शुक्रगुजार हूँ, तारिगामी साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद करने का ऐलान किया है। अभी कल सुनने में आया है कि अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने भी हमारी मदद की। यहाँ तक कि कुछ इंडिपेंडेंट्स जो हैं मेरी मदद करने के लिए बारामूला में उन्होंने ऐलान किया है, चाहे बशारत बुखारी साहब हों, साबका एमपी शाहीन साहब हों। तो जहाँ जहाँ हो सके हमारी कोशिश रही है कि हम लोगों को जोड़ के रखें। पीडीपी ने हमारी बात मानी नहीं। अब चलिए, जो हुआ सो हुआ। सीएम का फेस एनसी से कौन हो सकता है? इलेक्शन होने दीजिए, सीट आने दीजिए, उसके बाद बैठ के फैसला करेंगे। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दूं कि उमर अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरीके से इनसे हमने जानने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि मौजूदा हालात जिस तरीके से बने हैं, या फिर सियासतदान जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, इनका क्या रद्द अमल है। फिलहाल देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।